पुस्तक है MHD 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, MA इग्नू का। इकाई 1 काल विभाजन नामकरण। इस इकाई में उद्देश्य, प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, काल विभाजन की समस्याएं, काल विभाजन के आधार, नामकरण के आधार, हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल का सीमा निर्धारण, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का विभाजन और नामकरण, रीतिकाल का सीमा निर्धारण, रीतिकाल नामकरण, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, आधुनिक संवेदना के आधार, भारतेंदु युग का काल विभाजन और नामकरण, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादेतर, सारांश और अंत में अभ्यास प्रश्न। उद्देश्य है, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता को समझ सकेंगे, काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों से परिचित हो सकेंगे, काल विभाजन और नामकरण के उन आधारों को समझ सकेंगे जिन आधारों पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाजन और नामकरण की चर्चा कर सकेंगे, आदिकाल के सीमा निर्धारण और नामकरण संबंधी प्रचलित विवाद को जान सकेंगे, भक्ति काल और रीतिकाल के काल विभाजन और नामकरण के आधार को समझ सकेंगे और आधुनिक काल की संवेदना के विकास को भी आप समझ सकेंगे। प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब हमारी पहली समस्या होती है कि हजार वर्षों के इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। इसी समस्या को ध्यान में रखकर इतिहास को कालखंडों में विभाजित करते हैं, लेकिन इससे हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है, साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की अनिवार्यता क्या है। इस अनिवार्यता को इतिहास में किन तथ्यों से पुष्ट किया जाता है। इतिहास का कोई कालखंड या युग इतिहास की तथ्यपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है अथवा वह इतिहासकार के मन की संकल्पना है। क्या युग की पहचान इतिहासकार की व्याख्या है। इन सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढना आवश्यक है। इन प्रश्नों से टकराए बिना इतिहास का सही विभाजन नहीं हो सकता और उसके बिना हम काल विभाजन के आधारों को नहीं समझ सकते। पृष्ठभूमि। यदि युग विभाजन इतिहास की केवल पद्धति अनिवार्यता के है तो उसका औचित्य इतिहास बोध की वास्तविकता से ही निर्धारित हो सकता है। इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जिसका उपयोग हम जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए करते हैं, जिसकी कसौटी पर साहित्य और समाज के रिश्ते की पहचान की जाती है। साहित्य का इतिहास इन रिश्तों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करेगा, उसका काल विभाजन उतना ही प्रामाणिक होगा। क्या यही कारण नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की ओर बार बार लौटने की जरूरत होती है। उनके इतिहास की ओर हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि से इतिहास बोध को अर्जित किया था। उन्होंने साहित्य के इतिहास को कार्य कारण के संबंधों की श्रृंखला में प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन पर लिखा है, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है।
700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। इस लंबे उद्धरण में शिक्षित जनता जैसे शब्द को छोड़कर शायद ही किसी बात पर ऐतराज जाहिर किया जा सकता है। सारांश यह है कि बिना ठोस इतिहास दृष्टि के सुसंगत काल विभाजन नहीं किया जा सकता और बिना काल विभाग के इतिहास का अध्ययन कठिन है। साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वह युग के समूचे तंतुजाल के रेशों का, जिसमें साहित्य का यथार्थ और युग का अनुभव एक दूसरे से गुंथा हुआ है, का विश्लेषण स्पष्टता से करे। इसके लिए आवश्यक है कि जिस युग में इतिहासकार जी रहा है उस युग के समसामयिक प्रश्नों पर उसकी पकड़ गहरी हो। इसके बिना इतिहास दृष्टि निर्मित नहीं होगी, और होगी भी तो वह अतीतोन्मुखी होगी। इतिहास दृष्टि की सार्थकता उसके भविष्योन्मुख होने में है। ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों को पहचान कर ही साहित्य के कालखंडों का निर्धारण किया जा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ रचनाओं की जटिलताओं और विशिष्टता को समझने के आवश्यक उपादान हैं। कुछ विद्वानों की तरफ से यह संकेत अवश्य मिलते रहे हैं कि साहित्य के कालखंड का निर्धारण विशुद्ध साहित्य के मानदंड पर होना चाहिए। यदि इस प्रकार के मानदंड स्वीकार कर भी लिए जाएं तो क्या ऐसा करना वैज्ञानिक होगा? साहित्य के मूल्यांकन का एक आधार इतिहास भी होता है। यदि इतिहास को छोड़ देंगे तो मूल्यांकन का दूसरा आधार शास्त्र होगा, और शास्त्र प्रायः जीवन और समाज की सजीव चेतना का परीक्षण नहीं करता है, उसमें जड़ता होती है। यही कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में साहित्येतिहास की परिपाटी नहीं है। ऊपर के परिच्छेद में हमने जिस तीसरे प्रश्न को उठाया था कि इतिहास वास्तविक तथ्य है या इतिहासकार के मन की संकल्पना, उस प्रश्न का विवेचन भी अनिवार्य है। वस्तुतः इतिहास तथ्यगत वास्तविकताओं के साथ एक व्याख्या की मांग भी करता है। इसी से हमारे जीवन मूल्य निर्धारित होते हैं। यदि किसी कृति को इतिहासकार ने मूल्यवान माना है तो क्यों उसकी व्याख्या में ही इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को महत्वपूर्ण कवि घोषित करते हैं। इस घोषणा के आधार की खोज करते हुए हम पाते हैं कि तुलसीदास आचार्य शुक्ल के कट्टर मर्यादावाद और भौतिकतावाद पर खरे उतरते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास की तरह समाज में अव्यवस्था स्वीकार नहीं करते। इस व्याख्या में ही आचार्य शुक्ल के इतिहास की सीमाएं सामने आ जाती हैं। तुलसीदास की कृति इतिहास के ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाती है और आचार्य शुक्ल उस ऐतिहासिक दस्तावेज का विश्लेषण और मूल्यांकन अपनी इतिहास दृष्टि से करते हैं। इस मूल्यांकन से इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि की सीमाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। तथ्यात्मक वास्तविकताओं की व्याख्या में ही इतिहास दृष्टि की सीमाएं और संभावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। काल विभाजन की समस्याएं। काल विभाजन की आवश्यकता पर विचार करने के बाद काल विभाजन के आधारों का विवेचन आवश्यक है। एक बात जिस पर आरंभ में ही चर्चा करना अपेक्षित है वह यह है कि इतिहास या समाजशास्त्र में किसी घटना को आधार बनाकर एक रेखा खींची जा सकती है। उदाहरण के लिए इतिहास में पुनर्जागरण का आरंभ सामान्यतः तुर्कों के हाथों कुस्तुनिया की पराजय की तिथि से माना जाता है, लेकिन साहित्य के इतिहासकार को साहित्य के रुझान का रुख पता करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि साहित्य का रुझान परिवर्तन
किसी एक तिथि की घटना नहीं है। यदि प्रवृत्ति को ही आधार बनाए तो ऐसा देखा गया है कि जब साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है तो उसके समानांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील हो उठती है। इस अंतर्विरोध के कारण काल विभाजन का पूरा ढांचा ही चरमरा उठता है। हिंदी साहित्य का ही उदाहरण ले तो आदिकाल का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। काल विभाजन में दूसरी समस्या संक्रांति काल को लेकर होती है। संक्रमण के जिन बिंदुओं पर इतिहास के दो युगों को तोड़ा जाता है, वहाँ इतिहास धारा की चिंतन धारा ही नहीं टूटती है, बल्कि इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत कुछ छूट भी जाता है। क्योंकि यही कारण नहीं है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास में संक्रांति काल के बड़े साहित्यकारों को फूटकर खाते में स्थान मिलता है। उदाहरण के लिए विद्यापति, खुसरो और केशव दास का नाम गिनाया जा सकता है। संक्रांति काल की वास्तविकता यह होती है कि संक्रांति बिंदु पर खड़े कवि के साहित्य में एक मार्ग पीछे से आता है और दूसरा रास्ता आगे से शुरू होता है। दो प्रवृत्तियों की निरंतर टकराहट उनमें मिलती है। इनमें किस प्रवृत्ति का आगे विकास होता है, इसी को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। इसी सूत्र से संक्रांति काल की समस्या सुलझती है। काल विभाजन की कठिनाइयों में एक और कठिनाई का जिक्र होना चाहिए। साहित्य के इतिहास में और राजनैतिक इतिहास में अक्सर समानता नहीं होती। उदाहरण के लिए हमारे साहित्य का जो आदिकाल है, लगभग उसी के आसपास राजनीतिक इतिहास का मध्य युग शुरू होता है। ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकार आधुनिक काल से पूर्व समूचे साहित्य को मध्ययुगीन साहित्य कहना ही उचित मानते हैं और मध्ययुगीन साहित्य को विभिन्न प्रवृत्तियों में बांटकर उसका विवेचन करना उचित समझते हैं। वीर काव्य, नीति काव्य, प्रेमाख्यान काव्य आदि के अनुसार साहित्य को इतिहास का ढांचा बनाते हैं। इस प्रकार के विभाजन से सहमति कठिन है। यदि हम प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन करते हैं तो कार्य कारण संबंधों को भी दिखाना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार का विभाजन परवर्ती साहित्यकारों में कितना अधिक स्वीकृत हुआ, यदि इस प्रकार के विश्लेषण को स्वीकृति नहीं मिली तो यह माना जाना चाहिए कि इतिहास ने उनको स्वीकार नहीं किया। भारतीय हिंदी परिषद से हिंदी साहित्य का जो द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ, उसमें यदि मध्य और आधुनिक तीनों काल खंडों को तोड़कर प्राचीन एवं आधुनिक केवल दो कालों में उन्हें ग्रहण किया गया है। इस प्रकार के काल विभाजन में इतिहास की परिपक्व दृष्टि का स्पष्ट अभाव मिलता है। उसमें राजनैतिक इतिहास के स्थूल प्रतिमानों को आधार बनाया गया है। काल विभाजन के मुख्य उपकरण संवेदना को पहचानने की क्षमता है। संवेदना को पहचान कर हम इतिहास की रचना करते हैं। शुक्लोत्तर इतिहास लेखन में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इससे साहित्य के इतिहास को समझने में बाधा पड़ी है। इन इतिहासों से प्रस्तावित कालखंड से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उसका स्वरूप ही खंडित है। उसमें इतिहास की समग्रता का प्रमाण नहीं मिलता है। नागरी प्रचारणी सभा ने अपने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के लिए जो प्रारूप बनाया है, वह आचार्य शुक्ल के इतिहास को आधार में रखकर बनाया है। यह उचित भी है, क्योंकि नए इतिहास को बनाने के लिए अत्यंत व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि के अभाव में एक प्रामाणिक इतिहास के ढांचे को अपनाना ही बेहतर है। MA इग्नू का ये भाग 1 MHD 6 हिंदी भाषा का इतिहास आगे का अगले वीडियो में करेंगे।